जब से मैंने नीटशे की सीरीज़ शुरू की है तब से कई लोग कमेंट में एक फरमाइश लिखते आ रहे हैं कि वे नाइलिज़म के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि नाइलिज़म के बारे में नीटशे के ख़यालात क्या थे। नाइलिज़म को जाने बिना, उस पर चर्चा किए बिना हम नीटशे को पूरी तरह जान नहीं सकते। नाइलिज़म होता क्या है और नीटशे के मामले में ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, आज के लेक्चर में हम इसी पे चर्चा करेंगे। नाइलिज़म यानी सर्वनकारवाद, यानी हर चीज़ को नकार देना, किसी चीज़ को मानना ही नहीं। ये एक तरह का एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म है। अब स्केप्टिसिज्म क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं संशयवाद, यानी हर चीज़ को शक की निगाह से देखना, स्केप्टिसिज्म। जब तक किसी बात का सबूत न देख लें तब तक उस बात पर यकीन ही नहीं करना, वो होता है स्केप्टिसिज्म। उससे भी एक हाथ आगे की चीज़ है नाइलिज़म, यानी किसी बात को मानना ही नहीं। ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, तुम भी बेकार हो, मैं भी बेकार हूँ, सब बेकार है। ये है नाइलिज़म। इस फिलॉसफी के सेंटर में है ये बिलीफ कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और जब ज़िंदगी का ही कोई मतलब नहीं है तो तमाम मोरल वैल्यूज़, तमाम मोरल प्रिंसिपल्स, उनका क्या मतलब होगा? कुछ नहीं। नाइलिज़म सारे मोरल वैल्यूज़ को नकार देता है। नाइलिज़म शब्द का मतलब ही है नकारने की फ़िलॉसफी। लैटिन का एक शब्द है नाइल या निहिल, लोग दोनों बोलते हैं। लैटिन के इस शब्द का अर्थ है नथिंग, यानी कुछ नहीं, नो। यही निहिल या नाइल बन गया नाइलिज़म, यानी नकारवाद। इसका सबसे बेसिक मीनिंग यही है कि किसी चीज़ की मीनिंग नहीं होती। नाइलिज़म का इतिहास बहुत पुराना है। जब से इंसान सोच समझ रहा है, फिलॉसफी कर रहा है, तभी से वो शक भी कर रहा है और उस शक के कारण वो कई सारे नतीजे निकालता है। समझिए, कुछ फिलॉसफर्स ने एक ख़ास तरह का नॉलेज डिराइव किया तो कुछ दूसरे फिलॉसफर्स ने उस नॉलेज की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया, उसे मानने से इनकार कर दिया। ये स्केप्टिसिज्म है, यानी दूसरे की बात पे शक करना। जब ये स्केप्टिसिज्म बढ़ जाता है तब मोटा मोटी तौर पर एक तरह का नाइलिज़म आ जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा बहुत इस रूप में या उस रूप में फ़िलॉसफी की हिस्ट्री में पहले से मौजूद रहा है, लेकिन जब 19वीं सदी में नीटशे ने अपनी किताबों में नाइलिज़म का जिक्र करना शुरू किया तब ज़्यादा लोगों का ध्यान इस तरफ गया और नाइलिज़म को लेकर विस्तार से और गहराई से बात होनी शुरू हुई। जब नीटशे ने डिक्लेयर किया कि गॉड इज़ डेड, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग था कि मॉडर्न वर्ल्ड के ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज़ और मोरल वैल्यूज़ में से लोगों का भरोसा उठने लगा है। नीटशे देख रहे थे कि लोग जब रिलीजन पर भरोसा करना बंद कर देंगे, मोरल वैल्यूज़ को नकार देंगे, तब उनकी लाइफ में मीनिंग कहाँ से आएगी? हो सकता है वे अपनी लाइफ को मीनिंगलेस मानना शुरू कर दें। नीटशे का कहना था कि ठीक इसी पॉइंट से लोगों में नाइलिज़म आ जाएगा। वे अपनी लाइफ को मीनिंगलेस मानना शुरू कर देंगे तो नाइलिज़म फैलेगा। तो आज मैं सबसे पहले नाइलिज़म को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद नीटशे के साथ उसके रिश्ते को भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि नाइलिज़म कोई सिंगल या मोनोलिथिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके कई रंग रूप हो सकते हैं। ये अलग अलग तरीक़ों से पाया जा सकता है। जैसे एक होता है मेटाफिज़िकल नाइलिज़म। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार संसार में कुछ भी रियलिटी नहीं है। अगर कुछ रियलिटी है भी तो उसे समझा नहीं जा सकता। मेटाफिज़िकल नाइलिज़म मानता है कि जिस चीज़ को हम सत्य मानते हैं वो मिथ्या हो सकता है, जिसे ट्रुथ मानते हैं वो इल्यूज़न हो सकता है। ये बहुत बेसिक किस्म का नाइलिज़म है और ज़्यादातर फ़िलॉसॉफ़िकल स्ट्रीम्स में इसकी थोड़ी बहुत झलक
मिल जाती है। जैसे शंकराचार्य कहते थे, अद्वैत वेदांत कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इसमें भी थोड़ा सा मेटाफिजिकल नाइलिज्म है, थोड़ा सा ही है, सरसों के दाने बराबर है, पर है। इसी तरह जब बुद्धिज्म कहता है, नागार्जुन कहते हैं हर चीज़ शून्य है, एम्प्टी है, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस, तो उसमें भी थोड़ा सा मेटाफिजिकल नाइलिज्म है। यहाँ भी सरसों के दाने बराबर है, पर है। इसी तरह जब सार्थ और कामू एग्जिस्टेंस को मीनिंगलेस कहते हैं, तो उनके यहाँ भी थोड़ा सा मेटाफिजिकल नाइलिज्म आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि मेटाफिजिकल नाइलिज्म सबसे बेसिक नाइलिज्म है जो ज़्यादातर जगहों पर दिखाई पड़ जाता है। दूसरा होता है मोरल नाइलिज्म, यानी जीवन में कोई ऑब्जेक्टिव मोरल वैल्यू है ही नहीं, कोई मोरल ट्रुथ नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता। इंसानों ने अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ चीज़ों को अच्छा मान रखा है, कुछ चीज़ों को बुरा मान रखा है, और उन सब का कोई मीनिंग नहीं है। मोरल नाइलिज्म दरअसल किसी मोरालिटी को नहीं मानता। नीट्शे ने इसी के बारे में बात की है। एक और होता है एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म, यानी अस्तित्ववादी नकारवाद। यह है सबसे फेमस नाइलिज्म। सबसे ज़्यादा बात इसी के बारे में की जाती है। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म मानता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हैं या नहीं हैं। मोरल नाइलिज्म भी मानता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। फिर एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म में क्या ख़ास बात है? मोरल नाइलिज्म से कैसे ये अलग हुआ? वो ये है कि एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म कहता है भले लाइफ का कोई मीनिंग ना हो, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से, अपने फैसलों से, अपने कर्मों से उसमें एक मीनिंग भर सकते हैं। इसके बारे में नीट्शे ने भी बात की है, और सार्त्र और कामू ने तो खासकर इसी को डेवलप करके अपनी पूरी क्रिएटिविटी का रास्ता बनाया। एक और होता है पॉलिटिकल नाइलिज्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर तरह की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, हर तरह की सरकार को रिजेक्ट करते हैं। उन्हें ना ये पसंद होता है, ना वो पसंद होता है। उन्हें ना डेमोक्रेसी पसंद आती है और ना मोनार्की पसंद आती है। वो बोलते हैं कि इस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दो, पर ख़त्म करके नया क्या बनाओगे, ये उन्हें नहीं सूझता। दुनिया में बहुत सारे लोग पॉलिटिकल नाइलिज्म में यकीन रखते हैं, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत ये है कि उन्हें ऑल्टरनेटिव नहीं पता होता। अगर उनके सामने कोई ऑल्टरनेटिव ला के रख दिया जाए तो वे उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। उनका नाइलिज्म शुद्ध नाइलिज्म है, यानी हर चीज़ को नकार दो, हर सिस्टम को नकार दो, हर तंत्र को नकार दो। नकारने के बाद स्वीकार किसको करना है उन्हें नहीं पता। हमारे भारत में आपने वोटिंग के समय देखा होगा, एक ऑप्शन आने लगा है नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। आपने देखा होगा कई सीटों पर नोटा को हज़ारों वोट्स मिलते हैं। यानी वे लोग एक तरह के पॉलिटिकल नाइलिज्म को मानते हैं। वे दिए गए सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देते हैं। उनसे पूछो कि आपने सबको मना कर दिया, अब कुर्सी पर बैठेगा कौन? एमपी की कुर्सी, एमएलए की कुर्सी खाली तो नहीं रहेगी ना। तो उनके पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं होता। हो सकता है कि कोई अच्छा ऑप्शन मिले तो वे किसी एक को चुन लें, लेकिन तब वो पॉलिटिकल नाइलिज्म नहीं कहलाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं चुनते, जब तक इस तरह का एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो बड़े पैमाने पर किया गया इस तरह का रिजेक्शन पॉलिटिकल नाइलिज्म की कैटेगरी में आता है या आ सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। लिटरेचर में मोरल नाइलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तोवस्की का नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट और उसका किरदार रस्कोलनिकोव। इस अकेले किरदार के भीतर नाइलिज्म के सारे पहलू मौजूद हैं। रस्कोलनिकोव का मानना है कि ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज़ और मोरल लॉज यानी मोरल कानून उस पर लागू नहीं होते। वो मर्डर करता है और मर्डर को जस्टिफाई भी करता है।
उसने ये काम दुनिया की भलाई के लिए किया है। उसका नाइलिज्म उसे अंदर से बहुत दर्दनाक हालत में पहुंचा देता है और एक तरह से उसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। और उसके माध्यम से हमें कहीं ना कहीं ये भी दिख जाता है कि ये जो मोरल नाइलिज्म है ये कोई बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है। जल्द ही मैं क्राइम एंड पनिशमेंट पर एक अलग वीडियो लेक्चर लाने वाला हूँ। उसमें इन सारी बातों पर डिटेल में चर्चा होगी। एक और मिसाल है अल्बेर कामू की किताब आउटसाइडर और उसका किरदार मर्सो। वो एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म की एक अद्भुत मिसाल है। मर्सो की माँ का निधन हो चुका है और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ समय बाद वो एक कत्ल कर देता है और उसके भीतर इसका कोई गिल्ट भी नहीं आता। इस पूरी किताब में मर्सो बार बार ये देखता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। इस कारण वो हर चीज़ से डिटैच होता चला जाता है। उसको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कामू इस किताब में लाइफ की एब्सर्डिटी दिखाते हैं। आखिरी सीन में जब मर्सो को मौत की सज़ा के लिए ले जाया जा रहा होता है तब वह अचानक राहत महसूस करने लगता है और पाता है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए, वैसे ही कबूल कर लिया जाए तो लाइफ में एक नई मीनिंग आ सकती है। यही है एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म, जिसमें पहले ये लगता है कि लाइफ का मीनिंग नहीं होता, फिर किसी तरह इंसान अपने किसी फैसले से, अपने किसी काम से उसमें मीनिंग पाने लगता है। कामों के आउटसाइडर में एक साथ 2-3 थीम चलती रहती हैं। मज़े की बात है कि इस पूरी किताब पर भी मेरा एक अलग लेक्चर जल्द ही आने वाला है। नाइलिज्म और नीट्शे के बीच क्या रिश्ता है, इस टॉपिक पर आने से पहले मुझे 2 बातें याद आ गई हैं। संगीत से जुड़ा हुआ नाइलिज्म, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्या आप लोगों ने निर्वाणा का म्यूज़िक सुना है? अर्ली 90s का रॉक बैंड हुआ करता था निर्वाणा, मुझे बड़ा पसंद है। उसका लीड सिंगर था कर्ट कोबेन। बहुत छोटी उम्र में उसने सुसाइड कर लिया था। मुझे कर्ट कोबेन की पर्सनैलिटी बहुत हॉन्ट करती थी और मैंने अपनी किताब टेबल लैम्प में उसके ऊपर एक ऐसे भी लिखा है। कर्ट कोबेन और निर्वाणा नाइलिज्म के सबसे बड़े मॉडर्न सिंबल्स में से एक हैं और ख़ास करके यूथ के बीच में। निर्वाणा का एक गाना है स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट। उसमें पूरी दुनिया का नकार है। हर ट्रेडिशनल वैल्यू को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। ये डिसइल्यूजनमेंट का संगीत है और नाइलिज्म का एक बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरह संगीत से एक जुड़ा हुआ दूसरा उदाहरण है। ये एक हिंदी गाना है। गुरुदत्त की फिल्म है प्यासा। गाना है ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये है नाइलिज्म। वो पूरी दुनिया को रिजेक्ट कर रहा है। समाज, रिवाज, तख्त ताज सब कुछ को नकार रहा है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा है, मेरे पसंदीदा शायर। साहिर की यहाँ गज़ब की फ़िलासफ़ी है। आप उनकी शायरी को उठा करके देख लें। एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी को तो जैसे वो घोंट कर पी गए थे। साहिर कम्युनिस्ट थे और ऐसे कम्युनिस्ट थे जो एग्जिस्टेंशियलिज्म से परहेज़ नहीं करते थे, कम से कम शायरी के भीतर तो नहीं करते थे। इस तरह देखा जाए तो साहिर को हम सार्त्र और कामू की ट्रेडिशन में खड़ा कर सकते हैं, जिन्होंने कम्युनिज़म और एग्जिस्टेंशियलिज्म को एक खूबसूरत तरीके से मिश्रित कर दिया था, खूबसूरत तरीके से मिला दिया था। तो इस तरह मैंने नाइलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, एकदम सिंपल बना के एक्सप्लेन किया है। हिंदी फिल्म के गाने का एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन किया है। इससे सिंपल भला और क्या कर सकता हूँ। जब भी कंफ्यूजन हो, साहिर का ये गाना याद कर लेना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यानी कोई मीनिंग ही नहीं है भाई। मीनिंगलेसनेस की ये इंतहा है। तो उम्मीद करता हूं कि सबको नकार देने वाली ये फिलॉसफी यानी नाइलिज्म अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नीट्शे और नाइलिज्म के रिश्तों पर।
जैसा कि मैंने पहले बताया, जब नीत्शे ने घोषणा की कि गॉड इज़ डेड, तो इसका मतलब ये था कि लोगों का रिलीजन पर से भरोसा कम होने लगा है। वे गॉड में पहले के मुकाबले कम विश्वास करने लगे हैं। नीत्शे मानते थे कि इंसान मोरल वैल्यूज़ पर चलता है क्योंकि वो गॉड से डरता है। अब फिर से एक गाना याद आ रहा है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। झूठ ना बोलना एक मोरल वैल्यू है, और अगर आप गॉड से डरते हैं तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह गॉड का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में मोरालिटी को कंट्रोल करता है। अगर लोग गॉड को मानना बंद कर देंगे तो उनका मोरल वैल्यूज़ पर से भी भरोसा उठ जाएगा, और जब लोग मोरल वैल्यूज़ को मानना बंद कर देंगे तब वे सचमुच हर चीज़ को नकार देंगे, सच को नकार देंगे, झूठ को नकार देंगे, अच्छाई को नकार देंगे, बुराई को नकार देंगे। यानी हर चीज़ जो मोरल वैल्यूज़ के साथ जुड़ी हुई है, हर उस चीज़ को नकार देंगे। इस तरह आएगा एक नाइलिज्म, मोरल नाइलिज्म। इस कारण लोग अपनी लाइफ में मीनिंग तलाशना बंद कर देंगे, और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ में भी मीनिंग समझना बंद कर देंगे। दूसरों की लाइफ भी उनके लिए मीनिंगलेस होती चली जाएगी। नीत्शे कहते हैं कि ये नाइलिज्म बहुत ख़तरनाक होगा, लेकिन ये एक नेसेसरी फेज़ होगा जिसे ह्यूमैनिटी को गुजरना पड़ेगा। बिना इससे गुजरे इंसानियत का सफ़र पूरा नहीं हो सकता। वैसे भी नीत्शे मानते हैं कि ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता। ये बात ही अपने आप में नाइलिज्म को पुख्ता करने वाली बात है। नीत्शे कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज़ से चिपक के रहेंगे तो अंत में आपको निराशा ही मिलेगी। इसलिए नाइलिज्म का स्टेज नीत्शे की निगाह में एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। हालांकि नीत्शे इसे अंतिम स्टेज नहीं मानते। वो कहते हैं कि नाइलिज्म एक मौका है, नए वैल्यूज़ क्रिएट करने का मौका। और यहीं पर आता है उनका विल टू पावर का प्रिंसिपल। मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में विल टू पावर को अच्छी तरह समझा रखा है, फिर भी एक रीकैप देता हूँ। विल टू पावर टाइटल से नीत्शे की एक पूरी किताब है। ये कॉन्सेप्ट उनकी फ़िलॉसफी के सेंटर में है। विल टू पावर यानी शक्ति का संकल्प, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा। नीत्शे का मानना है कि हर इंसान के भीतर अपनी पावर को असर्ट करने की इच्छा होती है। यह उसके जीवित होने का, उसके जिंदा होने का एक सबूत है, एक प्रमाण है। विल टू पावर का कॉन्सेप्ट ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन लाइफ के लिए ड्राइविंग फोर्स की तरह होता है। कुछ लोगों को लगता है कि विल टू पावर यानी दूसरों को दबाना, उन्हें डोमिनेट करना, उन पर हावी होना, उनके ऊपर अपने पावर को असर्ट करना, लेकिन ऐसा नहीं है। विल टू पावर का अर्थ है अपने रियल पावर को जानना और उसे असर्ट करना। रियल पावर, क्योंकि उसके बिना आपकी ग्रोथ नहीं होगी। सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के हर बड़े काम को या छोटे काम को, हर महत्वपूर्ण काम को करने के लिए आपको विल टू पावर चाहिए होगा। कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिससे विल टू पावर का कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्ज कीजिए एक छोटा बच्चा है, वह अभी चलना सीख रहा है। वह घुटनों के बल रेंगता है, लेकिन खड़े होने की कोशिश करता है। गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है, चलने की कोशिश करने लगता है। बार बार गिरने के बाद उसको हार मान लेनी चाहिए, लेकिन वो हार नहीं मानता। उस बच्चे को हार जीत का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा, इतना छोटा है वो, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसकी करंट स्टेट क्या है कि वो घुटनों के बल चलता है। उसका टारगेट क्या है कि वो अपने पैरों पर चल सके। वो लगातार कोशिश करता है, पूरी ताकत लगाता है, और कुछ दिनों बाद अपने पैरों पर चलने लगता है। ये है विल टू पावर, जो कि विल पावर से रिलेटेड है, यानी शक्ति की इच्छा जो इच्छा शक्ति से संचालित है। ये एकदम बेसिक एग्जाम्पल है। आपको जीवन में सेल्फ ओवरकमिंग करनी होती है, आपको ग्रोथ करनी है, तो करंट स्टेज से बाहर निकलकर उसको लांग कर टारगेट स्टेज में जाना होता है। इसके लिए विल टू पावर को एक्सरसाइज करना होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे पुराने लेक्चर्स ज़रूर सुनिए, खासकर सुपरमैन वाला लेक्चर।
अब ये देखिए कि नाइलिज्म से निपटने के लिए नीट्शे ने विल टू पावर का प्रिंसिपल डेवलप किया। आपने इतना तो समझ लिया कि जब मोरल वैल्यूज़ पर से भरोसा कम हो जाएगा तो नाइलिज्म आएगा, लोगों को अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगने लगेगी। नीट्शे कहते हैं कि नाइलिज्म एक कंपलसरी स्टेज है लेकिन फाइनल स्टेज नहीं है। ये एक मौका है नए मोरल वैल्यूज़ को क्रिएट करने के लिए। करंट स्टेज है नाइलिज्म, टारगेट स्टेज है नए मोरल वैल्यूज़, सिचुएशन है सेल्फ ओवरकमिंग की। तो क्या काम आएगा? विल टू पावर काम आएगा। जैसे बच्चे ने बिना हार माने अपने पैरों पर चलना सीख लिया, नाइलिज्म से जूझ रहे व्यक्ति को अपना टारगेट स्टेज पाने के लिए अपना विल टू पावर एक्सरसाइज करना होगा और नए मोरल वैल्यूज़ क्रिएट करने होंगे। नीट्शे के लिए नाइलिज्म एक चैलेंज है, उनके लिए नाइलिज्म एक प्रॉब्लम भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। वो मानते थे कि नाइलिज्म की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है विल टू पावर। नाइलिज्म के कारण निराशा के भंवर में डूब जाने की बजाय विल टू पावर एक्सरसाइज करते हुए सेल्फ ओवरकमिंग करना। कुछ दिनों पहले तक नाइलिज्म के कारण आपको फील होगा कि इस दुनिया की कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप खुद से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, अपनी सोच को बदलने का संघर्ष, नए वैल्यूज़ क्रिएट करने का संघर्ष, और इस तरह आप मीनिंगलेसनेस को नकार देंगे। ये सुपरमैन बनने के सफ़र का अहम पड़ाव है। इस तरह देखा जाए तो नीट्शे का सुपरमैन बनने के सफ़र में एक अहम पड़ाव है नाइलिज्म, जो एक निगेटिव सिचुएशन है लेकिन जिसे विल टू पावर अपने लिए पॉजिटिव बना सकती है। इस सेल्फ ओवरकमिंग के एक बड़े उदाहरण तो खुद नीट्शे ही थे। उनके जीवन को देखिए, आप शुरुआत से पूरी इस लेक्चर सीरीज़ को भी देखेंगे तो उनके जीवन की ये पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ जाएंगी। शुरुआत में उनकी किताबें कहती हैं कि मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, वो कहते हैं मुझे इस संसार में भरोसा नहीं रहा, गॉड जो है वो डेड हो गया है, वगैरह वगैरह। ये सब नीट्शे के जीवन का वो स्टेज है जब वो नाइलिज्म की चपेट में थे। नीट्शे उसके बाद अपना विल टू पावर असर्ट करते हैं, अपने आप पे मेहनत करते हैं, नई किताबें लिखते हैं और एक नया फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट देते हैं, ऊबरमेंश यानी सुपरमैन। अगर वो नाइलिज्म से न लड़ते, विल टू पावर को असर्ट न करते, तो वो इस नई फिलॉसफी को कभी ला ही नहीं सकते थे। तो ये था नीट्शे और नाइलिज्म का रिश्ता। उम्मीद है कि ये अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। नीट्शे पर अभी कुछ और लेक्चर आने बाकी हैं। आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं किताबों के बारे में बताता हूँ, कुछ ट्रांसलेशंस भेजता हूँ ताकि आप उसे पढ़ सकें। एक तरह से आपकी जानकारी में, आपकी अनुभूतियों में इजाफ़ा हो सके। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जुड़ जाइए। जल्दी मिलते हैं तब हम नए लेक्चर के साथ। तब तक नमस्ते।